Already we have discussed the history of international relations, and that history was not included in your syllabus, but we discussed so that we may be able to connect these two eras. Basically, international relations and its history is divided between two eras. The international relations which were among the states, among the empires before world wars and post world wars. जंगें थी पहली और दूसरी होने से पहले और बाद के, क्योंकि वर्ल्ड वॉर थर्ड नहीं हुई, और ये जो वर्ल्ड वॉर हैं ये एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा अब बैरियर बन गए हैं अमंग द स्टेट्स इंटरनेशनल रिलेशंस के एतबार से। तो बिफोर वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री को हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। आफ्टर या पोस्ट वर्ल्ड वॉर इंटरनेशनल रिलेशंस कहाँ एग्जिस्ट और सर्वाइव कर रहे थे, ये आप जानते हैं, बिकॉज आप डे टू डे ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन बस मैं आपको एक रिव्यू देना चाह रहा हूँ। देखिए जी, वर्ल्ड वॉर डेफिनेटली हम पोस्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले तो वर्ल्ड वॉर 2 जो है उसका एंड हुआ, यू नो दैट के 1945 में। एंड के फौरन बाद क्या हुआ, दुनिया के बहुत सारे नुकसान हो गए, जंग खत्म हो गई और दुनिया ने ये रियलाइज कर लिया, इंटरनेशनल रिलेशंस में ये इम्पैक्ट चला गया कि भाई लड़ाइयाँ जो है वो अच्छी नहीं है फॉर द स्टेट्स, बिकॉज के मोर देन 40 मिलियन पीपल हैव डाइड एट दैट टाइम, और बहुत सारे इकोनॉमिक और बाकी लॉसेज हुए, क्राइसिस आए, इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ा। तो एक ये, इसके फौरन बाद आपको पता है कि यूएन जो है इसकी एस्टेब्लिशमेंट हो गई 1945 में, और इसको यूएन का लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं। आपका वी हैव डिस्कस्ड यूनाइटेड नेशंस आईआर में। चले ये डिटेल तो नहीं एग्जैक्टली, लेकिन यूनाइटेड नेशंस की बुनियाद रखी गई। यूनाइटेड नेशंस ओके यूनाइटेड नेशंस जो है इसके बारे में तो हम सब इतना जानते हैं कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंट्रस्ट गवर्नमेंट इंट्रास्टेट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसके बेसिक ऑर्गन्स और वो चीज़ें। तो वो यूएन का लेक्चर अगर आपके सिलेबस में हुआ तो इंशाल्लाह उस पर हम बाद में बात कर लेंगे। लेकिन ये जो इदारा आया तो इसका एक बहुत बड़ा रोल था बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात कायम करने में, ब्रिज करने में, उसमें हार्मनी लाने में, पीस लाने में, डिस्प्यूट्स को खत्म करने में, चाहे वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट से या वाटर डिस्प्यूट से या किसी भी नौइयत के डिस्प्यूट से। तो वर्ल्ड वॉर एंड हुई, उसके फौरन बाद यूएन आया, और इसके फौरन बाद आपको पता है कि कोल्ड वॉर का आगाज जो है वो हो जाता है। ये 39 भाई सॉरी ठीक है ना। अच्छा, कोल्ड वॉर जो है आपको पता है कि 1946 टू ऑनवर्ड 1990s तक या 91 तक आप कह सकते हैं ये कोल्ड वॉर थी। अब इस कोल्ड वॉर में आपको ये भी पता है कि कौन सी पोलैरिटी थी, ठीक है जी, यूएसएसआर और यूएसए जो है वो पैरेलल चल रहे थे, और इसी में आपने ये कोल्ड वॉर को ऑलरेडी पढ़ रखा है कि इसमें जो है कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की जंग थी, ब्लॉक्स बने दुनिया के, प्रोलिफिकेशन हुई, न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन हुई, बहुत सी स्टेट्स न्यूक्लियर स्टेट्स बन गई वगैरह वगैरह। तो ये सारा का सारा आप इसमें जो है इस तरह से इंक्लूड और मेंशन कर सकते हैं। फिर आपको पता है कि क्या हुआ कि यूएसएसआर जो थी वो टूटा 1991 में,
ठीक है जी। जब ये टूटा तो दुनिया किस पे चली गई? यूनिपोलैरिटी पे, और यूएसए फिर यूनिपोलैरिटी में आ गया। ठीक है जी। और यहाँ पे एक पॉलिटिकल फिलोसफर हैं, उनका नाम है फ्रांसिस, FRANCIS, फ्रांसिस फकुयामा, FUKUYAMA। अच्छा, ये पॉलिटिकल साइंस के फिलोसफर हैं। इन्होंने कहा कि बेसिकली एंड ऑफ हिस्ट्री हुई है यहाँ पे जब यूनिपोलैरिटी आई है, और इन्होंने कहा कि दुनिया एक नए मॉडल पे चली गई, और वो मॉडल जो था वो था लिबरल कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक। चूंकि लीड जो कर रहा था दैट वाज यूएसए, और अगर आप यूएसए का मॉडल देखें तो वहां पे लिबरल्स हैं, वो लिबर्टी को प्रमोट करते हैं, और कैपिटलिस्ट हैं और डेमोक्रेसी को भी फॉलो करते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक नया मॉडल जो है वो लिबरल कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक या लिबरल डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट आप कह सकते हैं, ये दुनिया में इंट्रोड्यूस हुआ। अच्छा, ये सारा का सारा क्योंकि वो कह रहा है पोस्ट कोल्ड वॉर टू ऑनवर्ड, ठीक है जी। तो ये सारा का सारा आप इस तरह से आउटलाइन वाइज अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें ये चीजें मेंशन कर सकते हैं। फिर आप देखते हैं कि ये सारा चल रहा था, यूएसएसआर बाय यूनिपोलैरिटी में चला गया वगैरह वगैरह, और जो इंटरनेशनल रिलेशंस थे उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया, एक नई डायमेंशन आई, एक उसकी डायरेक्शन के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट आया, और वो आया बेसिकली सितंबर 11, 2001 के बाद, जिसको हम 9/11 कहते हैं। ठीक है जी, 9 for September and 11 is dead। तो 9/11 के बाद दुनिया की जो इंटरनेशनल रिलेशंस के डायमेंशन थे वो एक नए दौर की तरफ एक जो है वो गई। अब आपको ये भी पता है कि 9/11 में जो आपकी यूनिपोलैरिटी थी ये इफेक्ट हुई इससे, ठीक है जी, यूएसए, और इसके इफेक्ट होने से उसको ये जो इंपैक्ट आया, तो ये इंपैक्ट बेसिकली आया कहां से? मतलब बेसिकली तो अफगानिस्तान है, लेकिन उसने जो टारगेट किया नेक्स्ट वो किसको किया? मिडिल ईस्ट को, सारी मिडिल ईस्ट स्टेट्स को। इसमें आप देख रहे हैं कि ईरान के अंदर, सॉरी इराक, ठीक है, इराक में 2003 में ये 1 में हुआ, 2003 में इराक, ठीक है जी। जहां जहां उसको लगा, जहां जहां लगा कि ये स्टेट्स जो हैं वो मेरी यूनिपोलैरिटी के लिए खतरा हो सकती हैं, तो उन स्टेट्स को मिडिल ईस्ट में जाके, क्योंकि अगर आप क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का आपने लेक्चर लिया आपने पॉलिटिकल साइंस में, वो आया में एक प्रोफेसर और अमेरिकन प्रोफेसर है, और उन्होंने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया है। और क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट सिंपल है, डिटेल में जाने की बजाय उन्होंने कहा है कि ये जो पूरी दुनिया है, जिस तरह से उस दिन हमने दुनिया को कॉन्टिनेंट्स में और ओशंस में डिवाइड किया था, तो उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया बेसिकली 8 सिविलाइजेशंस में डिवाइड है, 8 सिविलाइजेशन, ठीक है जी। उसके उन्होंने नेम दिए, सारा जो है बताया। अच्छा, उन 8 सिविलाइजेशन में हिंदू सिविलाइजेशन के जो हिंदुस्तान और हिंदूज को रिप्रेजेंट करती है, इस्लामिक सिविलाइजेशन जो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करती है, एंड ऑनवर्ड यूरोपियन से दूसरे डिफरेंट सिविलाइजेशन, 8 सिविलाइजेशन। तो उसने कहा था कि बेसिकली ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन, तो उसने कहा था कि अब जो है इससे ऑनवर्ड क्या होगा, ये 1990s में ही कॉन्सेप्ट आया था कोल्ड वॉर, जो कोल्ड वॉर के एंड होने में। तो उसने कहा कि अब क्या होगा, अब मुल्क तो लड़ेंगे, लेकिन मुल्क ऑन द बिहाफ ऑफ सिविलाइजेशन लड़ेंगे। अब सिविलाइजेशन के क्लैशेस होंगे, यानी विच इज टू बी नोन द कॉन्सेप्ट एज क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन में क्लैशेस होंगे। तो बेसिकली जब आपने देखा कि यूएसए जब आया, तो यूएसए के साथ सारी नेटो फोर्सेस थी, तो बेसिकली सारा का सारा वेस्ट जो था वो ऑलमोस्ट उसके साथ आया, एक पूरी सिविलाइजेशन आई, और उसने आके किसको हिट किया? इस्लामिक सिविलाइजेशन, इस्लामिक सिविलाइजेशन। मिडिल ईस्ट में कौन थे? इस्लामिक सिविलाइजेशन। और उसमें नॉट ओनली और अफगानिस्तान तो हो गया ही गया, लेकिन आपने देखा कि बाकी सारा उसने भी कायम की, ठीक है जी।
और जब ये सारा कुछ हो रहा था तो डेफिनेटली यूएस अफगान वॉर का बात हो गया एट दैट टाइम, जिसको आप मेंशन यहाँ कर सकते हैं, ठीक है जी, यूएस अफगान वॉर और इसके इम्पैक्ट प्लस मिडिल ईस्ट की जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस और वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स और जितनी भी हेजमनी सीरिया में जो हुआ और बाकी सारा। अच्छा, तो ये सारा का सारा ऑनवर्ड चलता रहा और रिसेंटली यू नो दैट कि अफगानिस्तान से यूएस से जो है वो जा चुका है और उसकी जो यूनिपोलैरिटी है यूएसए की वो एट रिस्क है नॉट, लेकिन इतना शॉर्ट रिस्क नहीं है, ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई सुबह ही कोई ऐसा वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड है, यूनिपोलैरिटी को एंजॉय कर रहे हैं, तो उसमें कमी आई और इसमें क्या हुआ कि दोबारा बायपोलैरिटी की तरफ या मल्टीपोलैरिटी की तरफ जो है वो दुनिया के आने के चांसेस बन गए, जिसमें आप देखते हैं कि जो यूएसएसआर था 1991 से पहले और जो अब रशिया है वो बड़ी तेजी से ईरान के साथ अपने टाइज डेवलप कर रहा है और दैट्स व्हाई अमेरिका जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ और इधर अपनी टाइज डेवलप कर रहा है, तो अपनी अपनी सारी भी क्या हो रहा है, ये इनफैक्ट कोल्ड वॉर हम कहते हैं खत्म हो गई है, लेकिन कोल्ड वॉर किसी न किसी लेवल के ऊपर जारी है और जो हम जो यूनिपोलैरिटी और बायपोलैरिटी में बायपोलैरिटी शायद खत्म हो गई टू सम एक्सटेंट, लेकिन जो कोल्ड वॉर है वो किसी न किसी अंदाज में किसी न किसी स्टेज और लेवल के ऊपर कंटिन्यूअस है, ठीक है जी। आप कम्युनिस्ट स्टेट्स को देखते हैं, आप चाइना को देखते हैं, आप इवन नॉर्थ कोरिया को देखते हैं, वियतनाम और जो कम्युनिस्ट स्टेट्स हैं, तो किसी न किसी एंगल के ऊपर वो कोल्ड वॉर स्टिल इज बीइंग कंटिन्यूड और ये सारी डिस्कशन जो थी इसको आप कंक्लूड कर सकते हैं कि जी कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस नॉट ओनली विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूरोपियन स्टेट्स और ईस्टर्न यूरोपियंस या वेस्टर्न यूरोपियंस या एशिया के कॉन्टेक्स्ट से या साउथ एशिया, नो नो नो, इंटरनेशनल रिलेशंस इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो पहले जैसे हमने देखा कि एम्पायर्स की वर्ल्ड थी, फिर वो स्टेट्स की वर्ल्ड में आई, फिर इंटरनेशनल रिलेशंस का आगाज हुआ ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के बाद, यूट्रेच और बाकी ट्रीटीज के बाद, और आज आपने देखा कि पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद क्या क्या डेवलपमेंट चाहिए। इट्स अ जनरल फोरम, इसमें कोई आप बाउंडेड नहीं है कि आपने क्या लिखना है। ये बड़ी बड़ी इवेंट्स हैं, बड़ी बड़ी चीजें हैं जिनको आप कोट कर सकते हैं अगर इस तरह का कुछ क्वेश्चन बिल्ड होता है। सीएसएस 2020 में क्वेश्चन नंबर 8 आया था बेटा, इसके रिलेटेड वो जरा क्वेश्चन लिखिएगा। इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड, पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड, पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है, कॉमा, इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड पीरियड व्हाट वर द इंपॉर्टेंट पैटर्न्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है जी। अब बेसिकली पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो बैलेंस ऑफ पावर के क्या पैटर्न्स थे, तो आपने देखा कि बायपोलैरिटी चली है दुनिया में, ठीक है, और बायपोलैरिटी के अंदर जो न्यूक्लियराइज हो रहे थे, अगर वो 45 में हुआ तो यूएसएसआर 49 में हो गया, और आगे चल के जो जो डेवलपमेंट्स आ रही थी और अपने जिस तरह से ब्लॉक्स बन रहे थे, बाकी स्टेट्स को मिलाया जा रहा था, ये सब कुछ जो हो रहा था, तो ये क्या था, दिस वाज ओनली फॉर द सेक ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। और आपने देखा कि यूएसएसआर जब अफगानिस्तान में आके इंडल्ज हो गया तो जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रोल था एट दैट टाइम, तो बेसिकली वो बैलेंस ऑफ पावर जो है उसके लिए था या उसमें एम्पावरमेंट चाहना था, और वो आपने देखा कि फिर जब यूएसएसआर खत्म ही हो गया तो वो दोबारा यूनिपोलैरिटी पे चला गया। ये जनरल से क्वेश्चन होते हैं, एक दफा 2020 में इसमें क्वेश्चन आया है जी। बैलेंस ऑफ पावर पॉलिटिकल साइंस का एक कॉन्सेप्ट है और इसका मतलब ये होता है कि स्टेट्स के, मैं इसकी एग्जांपल आपको सिंपली दूं तो 1971 में इंडिया ने जब एटॉमिक एक्सप्लोजन्स किए और न्यूक्लियर पावर बन गया, तो एट दैट टाइम बेसिकली हम बैलेंस ऑफ पावर के एतबार से इंडिया से
पीछे रह गए, बैलेंस ऑफ पावर नहीं था। दैट्स व्हाई आपने भुट्टो के वो स्टेटमेंट सुनी है 1970 में, जो कि भुट्टो वाज द लीडिंग पॉलिटिशियन, सो उन्होंने कहा घास खा लेंगे हम, ये करेंगे, तो एक इनिशिएटिव रखा गया और थोड़ी सी यूनिटी से कंटिन्यू रखा गया। 70 से ऑलरेडी चल रहा था और फिर आपने देखा कि 1998 में जब सेकंड टाइम इंडिया ने अपने न्यूक्लियर जो है हमारी प्लेन्स किए, तो आपको भी करना पड़े, बिकॉज कि आप राइवलरी में थे, आपकी हिस्टोरिक राइवलरी थी, आपके बॉर्डर्स मिलते थे, आप 3 से 4 जगह लड़ चुके थे उस टाइम तक, और आपके बहुत सारे कश्मीर को लेकर के और वाटर इश्यूज को लेकर बहुत सारी चीजें, तो आपने जब पाकिस्तान ने इन स्पाइट ऑफ द प्रेशर बाय ऑल ओवर द वर्ल्ड वो कर लिए, तो हमारा और उनका बैलेंस ऑफ पावर ये होता है कि आपकी जो पावर है स्टेट की, तो पावर डजंट मींस के ओनली मिलिट्री पावर, स्ट्रक्चरल पावर, उसमें इकोनॉमिक पावर, आपकी इंडस्ट्री कहाँ है, आपकी जीडीपी रेट क्या है, आपकी टेरिटरी कितनी है, ठीक है जी, आपके रिसोर्सेज कितने हैं, आपकी मैन पावर कितनी है, आपके एम्प्लॉयमेंट कितनी है, आपका लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, तो ये सारी चीजें इंक्लूडेड इन द पावर ऑफ द स्टेट। न्यूक्लियर पावर का इसका मतलब ना हो गया, तो लेकिन इंडिया जो है वो लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहा है हमारे जी, तो अब इसको तो हम ले नहीं रहे बैलेंस ऑफ पावर। इंडिया क्या बन रहा है सर लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहा है, कोर्ट में देखें, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इंडिया तो हमारे साथ दूसरा से कंपैरिजन नहीं बनता, और आप तो तब देखिए ना उसको एज अ टारगेट कि जब आप फोर्थ इकोनॉमिक पार होते और वो फोर्थ से थर्ड बन रहा था, तो आप कहते नहीं हमें थर्ड बनना है, तो जब आपका वो रैंकिंग में वो कोई न्यूक्लियर पावर का देखो, न्यूक्लियर पावर बेसिकली जिन स्टेट्स के दरमियान हॉस्टाइल सिचुएशन होती है, तो वो बेसिकली प्योरली रियलिज्म के मॉडल में चले जाते हैं, और रियलिज्म जो है वो आपको बताती है कि स्टेट्स जो है वो मिलिट्री पावर को एनहांस करती है, ओनली मिलिटरी अपने वहां पावर से ना सिर्फ मिलिट्री पावर ली है, तो आप कुछ तो हॉस्टाइल रिलेशंस है, तो रियलिज्म के मॉडल में आ गए। ये तो आप कह रहे हैं कि इकोनॉमिक और स्ट्रक्चरली और इंडस्ट्री डेवलपमेंट और ये सारी चीजें, तो ये लिबरल मॉडल है, लिबरलिज्म थ्योरी के साथ। लिबरल्स कहते हैं कि आप अपने जीडीपी लेवल को, इकोनॉमिक ग्रोथ को और इन्फ्लेशन को लेट डाउन करें और ये सारी चीजें हैं, तो वो लिबरल मॉडल है। तो लिबरल मॉडल में आप कंपटीटर कम बनते हैं, लेकिन कंपटीशन का वो लेवल भी होता है, ठीक है ना, तो दैट्स व्हाई गो के लिए स्ट्राइविंग फॉर, ये बात नहीं है, और हमारे रिसोर्सेज और बाकी चीजें, लेकिन आप डिपेंडेंट हैं एज इंडस वाटर ट्रीटी और वाटर रिसोर्सेज हमने डिस्कस किया था, तो वो रेगुलेटिंग में डिपेंडेंट, ठीक है जी, और बाकी सारी चीजें, तो इसलिए थोड़ा सा होता है। अच्छा जी, आपके सिलेबस में बेटा फॉरेन पॉलिसी जो है ऑलरेडी भी आप डिस्कस कर चुके हैं, और आईआर के लोगों ने भी फॉरेन पॉलिसी फलाना कुछ चीजें थी, ठीक है, तो आईआर के अगर लोग बैठे हैं तो वो भी इसको फर्दर फोकस कर दें, और ये जो टॉपिक है आज हम फॉरेन पॉलिसी को एक जनरल ओवरव्यू लेंगे, तो पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2 में पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके जो डिटरमिनेंट्स है उसके ऊपर बड़ी डिटेल्ड बात की गई, 13 हेड्स के साथ 13 हेड्स दिए गए, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको देखेंगे, और फिर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में हम अदर स्टेट्स को भी थोड़ा जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, तो फॉरेन पॉलिसी क्या होना चाहिए। अगेन अगर हम बात करें थोड़ी सी हिस्टोरिकली, तो ग्लोबलाइजेशन जो दुनिया में हुई, तो इससे क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन समझते हैं ना, ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस के एस्पेक्ट से ग्लोबल विलेज बना, तो इससे क्या हुआ, और जो आपकी कम्युनिकेशंस थी, टेक्नोलॉजी जो थी, जब ये डेवलपमेंट इसकी हुई, ठीक है जी, और जो आपके कम्युनिकेशन सोर्सेज हैं जब ये डेवलप हुए, ये सारा कुछ जब हुआ, इससे क्या हुआ, फॉरेन पॉलिसी की जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो नीड्स थी, जो जरूरत थी, वो बढ़ गई, ठीक है। पहले लोग एम्पायर में रहते थे या नेशन स्टेट में रहते थे, तो शायद फॉरेन पॉलिसी इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती थी कंपैरेटिवली, लेकिन आज जब आप जो है 21वीं सदी में रह रहे हैं और दुनिया को आप ग्लोबल विलेज कह रहे हैं,
तो आज आपकी फॉरेन पॉलिसी बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है जी। और फॉरेन पॉलिसी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी प्रॉपर्ली डेवलप्ड नहीं है तो आप बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन नहीं कर सकते, आईआर में स्टेट्स के साथ दुनिया में चल नहीं सकते, पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए अपनी फॉरेन पॉलिसी को आपने बड़ा अप टू डेट रखना होता है। अच्छा, फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से बेटा आप ये ध्यान में रखें, किसी भी मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी है, ये आप लिख लें कि वो फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल होती है, ये रिजिड नहीं होती। समझते हैं? ऐसा नहीं है कि भाई आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो आपने फिक्स कर लिया और ये हिल नहीं सकती और इधर, ऐसा नहीं है। आप जैसे जैसे इन्वायरमेंट है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स है, उसके हिसाब से आपकी फॉरेन पॉलिसी और उसके जो गोल्स होते हैं, जो डिटरमिनेंट्स होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं, वो प्लस माइनस होते रहते हैं, वो अप एंड डाउन होते रहते हैं, ठीक है, किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। तो ये एक मेन जो है वो फॉरेन पॉलिसी के एतबार से बात। फॉरेन पॉलिसी में अगेन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, नंबर 1 तो ये पॉइंट हो गया। नंबर 2 आप फोकस करते हैं किसको? नेशनल इंटरेस्ट, स्टेट का जो कौमी मफाद है उसको आप देखते हैं। कहा यह जाता है कि नॉर्मली फॉरेन पॉलिसी के मामले में स्टेट्स जो हैं वो रियलिज्म और न्यो रियलिज्म को ज्यादातर स्टेट्स फॉलो करती है। ये जनरल बातें हैं। वो फॉरेन पॉलिसी ऑफ चाइना हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, ईरान हो, इराक हो, किसी भी मुल्क की हो, बड़ा हो, छोटा हो, मालदीव की फॉरेन पॉलिसी हो, उसके बेसिक ऑब्जेक्टिव यही होंगे। तो फॉरेन पॉलिसी में आप रियलिज्म और न्यो रियलिज्म की थ्योरीज को नॉर्मली फॉलो करते हैं। अब रियलिज्म की थ्योरी क्या कहती है? जो सिडाइट्स ने हमें जो इसका कॉन्सेप्ट दिया था, तो न्यू रियलिज्म थ्योरी बेसिकली डिपेंड्स अपॉन 4 फैक्टर्स एंड वी हैव ऑलरेडी शायद डिस्कस्ड। द फर्स्ट वन इज, वो कहता है कि मेन एक्टर इज द स्टेट। सबसे अहम जो एक्टर है वो स्टेट है। अगर स्टेट है तो आप हैं, आपके इदारे हैं, आप सब कुछ है। अगर स्टेट नहीं है तो कुछ नहीं है। तो रियलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में मेन एक्टर क्या है? सेकेंडली वो कहता है स्टेट्स आर रैशनल, रैशनलाइज्ड डिसीजंस लेती हैं स्टेट से बात, स्टेट में बैठे गवर्निंग अथॉरिटी, सॉवरेन अथॉरिटी जो डिसीजंस लेती है वो रैशनलाइज्ड डिसीजंस होते हैं, अक्लमंदाना फैसले होते हैं। थर्ड वन इज कि देयर इज अ रेस अमंग द स्टेट्स के दरमियान एक गॉड लगी हुई है फॉर पावर और नेशनल इंटरेस्ट, और इसमें पावर एनहांसमेंट की बातें होती हैं, एनहांसमेंट ऑफ पावर ऑफ द स्टेट, और उसमें स्पेशली जो मिलिट्री पावर है उसको ज्यादा गेन करने की कोशिश की जाती है। अच्छा, जो न्यो रियलिज्म है जिसको स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी हम कहते हैं, तो सेम सारे फायदे, लेकिन वहां पे सिर्फ मिलिट्री पावर्स को नहीं बल्कि हम स्टेट के स्ट्रक्चर को फोकस करते हैं। तो स्ट्रक्चर के अंदर सारे नेशनल रिसोर्सेज और सारा कुछ आ जाता है, ठीक है जी। अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो अल्टीमेट आपकी मिलिट्री भी स्ट्रांग होगी, ठीक है जी। अगर आप डेवलप्ड स्टेट होंगे तो अल्टीमेट आपका ओवरऑल जो फॉरेन पॉलिसी वो अच्छी होगी। तो उसमें स्ट्रक्चर को ज्यादा फॉलो किया जाता है। स्टेट में हर स्टेट ये क्लेम करती है कि प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस, दुनिया में अमन लाने के लिए हर स्टेट कहती है कि जी मेरी फॉरेन पॉलिसी का एजेंडा है दुनिया का। इवन यूएसएसआर जब अफगानिस्तान में आया था, जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो अफगानिस्तान में गया है, या नेटो फोर्सेस और यूएसए ने जो मिडिल ईस्ट को इस मुल्क में दिया, तो उनका नैरेटिव क्या होता था? यूनाइटेड नेशन से थ्रू रेजोल्यूशन वो अप्रूवल्स क्या देते हैं अपनी फॉर द सेक ऑफ ये क्या पीस के लिए कहा है। तो हर स्टेट जो है वो पीस को फोकस करती है
मतलब अगर कहीं बिना वजह कोई किसी को मार रहा है तो कोई स्टेट उठ के उसके नैरेटिव का साथ दे सकती है? नहीं। डिप्लोमेटिकली अगेन वही कहेंगे कि ये होना चाहिए लेकिन पीस, तो फोकस विल बी ऑन द पीस। ठीक है जी। फॉरेन पॉलिसी में फॉरेन पॉलिसी में ना कोई आपका पक्का दोस्त होता है और ना कोई पक्का दुश्मन होता है परमानेंट। ठीक है जी। आपकी जरूरतें ही आपको दोस्त बनाती हैं आपकी स्टेट्स का, और जरूरतें ही दुश्मन बनाती हैं, तो ये बदलते रहते हैं। आप फॉरएवर नहीं। आप याकित अली खान गए थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी आप शायद आपका जो ट्रेंड है, टिल्ट है, सीपैक आपने साइन कर लिया है और बाकी चीजें, तो मीन्स टू से कि आपका कोई परमानेंट एनिमी नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है। ये रियलिज्म तो दूसरा है जी, नॉर्मली स्ट्रक्चरल रियलिज्म और रियलिज्म। अच्छा जी, जो इंटरनेशनल रूल्स हैं फॉरेन पॉलिसी में, जो इंटरनेशनल रूल्स हैं, ट्रीटीज हैं, ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको क्या किया जाता है, हर स्टेट उसको फॉलो करने की बातें करती है। ठीक है, मतलब कोई स्टेट उठ के ये कह सकती है कि भाई मैं नहीं मैं यूएनओ को कोई नहीं मेरे लिए बॉदर करता, नहीं ना। आपने देखा कि कोई सार का मेंबर हो या ना हो, लेकिन हमारा रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, तो वहां पे आप उनके रूल्स को अबाइड बाय करने की बातें जरूर की जाती है। अच्छा कि जब आप फॉरेन पॉलिसीज को फॉलो कर रहे होते हैं तो आप डिप्लोमेसीज को अप्लाई कर रहे होते हैं। वो जब आप डिप्लोमेसी अप्लाई करते हैं तो आपकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा होती है। ठीक है जी। और डिप्लोमेसी को अप्लाई करते हुए आप किन चीजों का सहारा ले सकते हैं, लिख लें। कल्चर का, ट्रेड, डिफेंस, इकोनॉमी, रीजनल एस्पेक्ट्स, कमर्शियल एस्पेक्ट्स। ठीक है, ये क्या होता है, डिप्लोमेसी होती है, और बहुत सारी डिप्लोमेसी होती है। ठीक है जी। 9/11 के बाद और जितनी टेररिज्म हुई और जिस तरह से सारा इम्पैक्ट आया, तो हमारी पूरी, और जिस तरह से विनोद है कि हमारे मुल्क में क्रिकेट टीम के ऊपर हमला हो गया और बड़ा सुसाइड की दुनिया डरी, तो हमारी बड़ी कोशिश है कि हम डिफरेंट डिप्लोमेसी के जरिए अपना वो जो नैरेटिव है उसको चेंज करें। इसलिए हम इंटरनेशनल गेम्स की बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लीग्स यहाँ करवाएं, मैचेस करवाएं। ये तो होता है, डिप्लोमेसी होती है। आज क्या होता है, 12 लोग आते हैं, 12 लोग भेजते हैं, जीता को हारा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रॉफी जो है वो कौन सी कोई आप मुल्क के शेयर दिखा देते हैं ट्रॉफी, मींस टू से वो डिप्लोमेसी होती है। अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में करें तो आपने कई डिप्लोमेसी उन पे अप्लाई की है, जिसमें क्रिकेट डिप्लोमेसी है, जिसमें आपने देखा कि ट्रेन चलाई गई, बस सर्विसेज चलाई गई, ठीक है जी। ट्रेड डिप्लोमेसी की गई, हम कहते हैं बॉर्डर, वाघा बॉर्डर से टमाटर, प्याज, ये वो डिप्लोमेसी का कोई हिसाब नहीं होता। तो डिप्लोमेट्स जो बैठे होते हैं स्टेट्स में, वो डिप्लोमेसी को टर्म टू टर्म अप्लाई कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये डिप्लोमेसी जो उसकी एप्लीकेशन है वो आपकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा होती है। आपकी फॉरेन पॉलिसी एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू डायनामिक होती है। डायनामिक का मतलब मुतहर्रिक, मुतहर्रिक का मतलब कि ये रिजिड नहीं है, ये स्टैटिक नहीं है, ये बदलेगी, आपके नैरेटिव्स बदलेंगे आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। फ्लेक्सिबल वाली बात मैंने कर दी, ठीक है जी। अब ये कोई 10-12 चीजें मैंने ऐसी डिस्कस की हैं जो किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी की बात आए तो आप उसके बेसिक प्रिंसिपल्स में डाल सकते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स में डाल दें, कहीं भी आप उसको मेंशन कर सकते हैं। नो स्टेट विल डिनाई, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि कोई स्टेट का जनाब आपको कॉल आ जाएगी तो ये आपने जड्डा हमारा क्लियर तो नहीं है हमारा, ठीक है। दीज आर द जनरल बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरी स्टेट इन द वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा,
अब पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है थोड़ी सी स्पेसिफिकली है उसकी बात, ये जनरल था, ठीक है। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की फॉरेन। सबसे पहले पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए जो कायदे आज़म का विजन था, वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से हम जो है वो उसको डिनाई नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, एक्सक्लूड नहीं कर सकते। कायद नियम, ठीक है जी। और कायद नियम क्या था? नंबर 1, कायद के नियम के मुताबिक नंबर 1, नो फेवर इन एग्रेशन टू एनी स्टेट। कायद के नियम के अंदर फर्दर पॉइंट्स हैं कि जी नो फेवर ऑफ एग्रेशन। अगर कोई स्टेट किसी स्टेट के खिलाफ जाहियत कर रही है, जुल्म कर रही है, तो हम उस स्टेट का साथ नहीं देंगे। कायद सेज नेक्स्ट, फ्रेंडली एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑल स्टेट्स। पूरी दुनिया के मुमालिक के साथ हम अपना फ्रेंडली एटीट्यूड रखेंगे, ठीक है जी, टू ऑल वर्ड्स। देखें, इंक्लूडिंग इंडिया की बात की उन्होंने, ठीक है। हम वहां भी कोशिश करते हैं कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, हम एग्रीमेंट्स करने की कोशिश करते हैं, हम ट्रीटी साइन करने की कोशिश करते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी की सबसे पहले प्रपोजल 1952 में पाकिस्तान ने दी थी कि जी हम इससे बजाय कि लड़ें तो बैठ के मसले का निकाल देते हैं। और आपको पता होगा, ये शायद हम डिस्कस कर चुके हैं, इंडिया जो है उसको पूरी दुनिया ने कहा था कि भाई क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमने वेस्टर्न रिवर्स लेने हैं और ईस्टर्न लेने हैं और वेस्टर्न इंडिया पाकिस्तान को देने हैं, तो फिर पाकिस्तान वेस्टर्न रिवर से अपना पानी ईस्ट तक तो लाएगा ना, ईस्ट तक तो पाकिस्तान, तो किस तरह से लेके आएगा? क्योंकि ईस्टर्न रिवर तो आपने वहीं का वो उसका लेवल नहीं रखना वो, तो उसके लिए जो है वो इंडिया को कहा गया था कि आप जो है वो मॉनेटरीली यानी हेल्प करेंगे, फाइनेंस करेंगे पाकिस्तान को डैम्स बनाने के लिए और वो रिसोर्सेज डेवलप करने के लिए, कैनाल बनाने के लिए। तो इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया। तो फिर पूरी दुनिया चूंकि मेडिएटर थी, स्पेशली वर्ल्ड बैंक, दूसरी पर वर्ल्ड बैंक ने बाकी दुनिया ने मिल के पाकिस्तान को अकोर्ड किया 1960 में। ये जो तवेला और बगला आपको वेस्ट साइड में मिलते हैं, तो ये बेसिकली इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि चूंकि हम वेस्टर्न रिवर्स पे डिपेंडेंट अब होने जा रहे हैं, तो लिहाजा अब ये पानी हमने जब ईस्टर्न रिवर्स की तरफ लाना है, तो उसके लिए ये फंडिंग हमें की गई थी, ठीक है जी। यूएन एड तो मतलब ये कि हमने तो हमेशा पीस की बात की, फ्रेंडली एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑल द स्टेट्स, प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी एंड फेयर प्ले, प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी फेयर प्ले, ये कायद ने कहा। The next one is promotion of peace and prosperity. ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है जी। जो कायद ने अल्फाज कहे हैं, मैं आपको वो पॉइंट बता रहा हूं, तो इसका मतलब है कि इनको तो आप कभी भी रिफ्यूज नहीं कर सकते। पीस प्रमोशन, फॉलो चार्टर ऑफ यूएन, 5 बातों ने की थी, फॉलो चार्टर ऑफ यूएन। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जो पहले हमने जनरल फॉरेन पॉलिसी के असूल किए हैं डिस्कस, तो इनमें से कोई एक असूल भी ऐसा है जो उनमें ना हो? ये तो हमारे कायदात ने बातें की है ना, तो पाकिस्तान के लिए, लेकिन क्या इनमें से कोई एक बात भी है जो कोई और स्टेट में ना हो? कोई स्टेट एग्रेशन का साथ देगी, कोई स्टेट ये चाहेगी कि फ्रेंडली एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, कोई स्टेट चाहेगी कि वो यूएन का चार्टर या ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो ना करे, कोई स्टेट चाहेगी कि वो पीस, प्रॉस्पेरिटी, ऑनेस्टी और फेयर प्ले की बात ना करे। जैसे कोई डिनायल यूज कर सकती है? नहीं कर सकती। तो ये पाकिस्तान की बहुत पॉलिसी में कायद के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली आप मेंशन कर सकते हैं, और जनरली आप किसी भी फॉरेन पॉलिसी में ये चीजें डाल सकते हैं, ठीक है। सिर्फ फेयर प्ले की क्या है? फेयर प्ले का मतलब ये होता है कि हम चीट ना करें, ठीक है जी। चीट करने से मुराद ये है कि जो हिडन ऑब्जेक्टिव्स और एजेंडाज होते हैं उनको हम, जैसे हमारे साथ इंडस वाटर ट्रीटी के साथ जो टर्म्स एंड कंडीशंस यूजुअल में चीट किया गया, ये इतने बड़े-बड़े डैम्स बनाए गए, तो ट्रीटी की क्लासेस तो कुछ और कह रही हैं और वो हिडनली उसका स्टार्ट किया गया और कंस्ट्रक्ट कर लिए गए, चीटिंग थी, ठीक है। तो ये होता है चीट। लेकिन कोई भी स्टेट को चीटिंग को चीट तो नहीं कर मानती ना, अपनी चीटिंग कौन मानती है, ठीक है। लेकिन बहरहाल ये कहने। अच्छा जी, दूसरा जो रेफरेंस है देखें,
जब बेटा आप पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो हम विद रेफरेंसेस बात करेंगे ना, हम जनरल बात लगा देंगे पहले वाली तो वो कोई मजा नहीं आएगा। तो आप कहेंगे कि कायद मोहम्मद अली जनाब फाउंडर ऑफ पाकिस्तान सेज, या उन्होंने ये किया तो आप ये लिखेंगे तो इसकी एक वैलिडिटी है, ठीक है, ये उनके अल्फाज है। दूसरा जो रेफरेंस स्ट्रॉन्ग आप दे सकते हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए, वो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973, उसका जो आर्टिकल नंबर 40 है, वो पूरा का पूरा आपकी फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन करता है। और आर्टिकल नंबर 40 क्या कहता है? रिलेशन अमंग मुस्लिम स्टेट्स बेस्ड ऑन मुस्लिम यूनिटी, लिख लें, रिलेशंस अमंग मुस्लिम स्टेट्स बेस्ड ऑन मुस्लिम यूनिटी, support the common interest of the people of Asia, Africa and Latin America. जल्दी से लिखे ना, वो स्पीड से बैठे। रिलेशंस अमंग मुस्लिम स्टेट्स बेस्ड ऑन मुस्लिम यूनिटी, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है हमारा 1973, उसका आर्टिकल नंबर 40 फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कहता है कि जितने भी मुस्लिम ममालिक होंगे उनके साथ हम अपने रिलेशंस डेवलप करेंगे। मतलब ये कि अगर आप OIC को डिनाई या रिफ्यूज करते हैं, ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं, कॉपरेशन, कंट्रीज नहीं, तो अगर आप उसको रिफ्यूज करते हैं तो बेसिकली हम आर्टिकल 40 को डिनाई करेंगे। अगर किसी मुस्लिम स्टेट का हम साथ नहीं देते तो बेसिकली हम आर्टिकल 40 के अगेंस्ट हैं। अच्छा, नेक्स्ट वन, support the common interest of the people of Asia, Africa और लैटिन अमेरिका, ठीक है, ये तीन, बिकॉज के आपको पता होगा कि ये सारा का सारा अफ्रीका है और ये कॉलोनाइज्ड, ठीक है जी, ये देखें, ये है यूनाइटेड किंगडम, ये ठीक है जी, यूरोप में बिल्कुल कॉर्नर में। अब इसने सबसे ज्यादा अपनी कॉलोनीज कायम की या एशिया में या अफ्रीका में, ये दो ही हॉट फेवरेट थे ना जी कॉन्टिनेंट, बिकॉज के इधर जाता, इस साइड पे जाता तो शायद एक तो यूरोप में था और दूसरा शायद वो वाले हालात ना होते, इधर जाता तो ये दूर था, ज्यादा मुश्किल था कॉलोनाइज करना, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया दूर था, ठीक है, बाकी कॉन्टिनेंट तो अक्सर से दूर थे, तो आसान क्या था, यहाँ बैठ के इस अफ्रीका को और यहाँ बैठ के इस एशिया में, ये सबसे ज्यादा कॉलोनीज भी इसने अपनी एम्पायर के दौर में यही बनाई। तो इसलिए हम भी चूंकि उन्हीं की कॉलोनी रहे हैं, तो इसलिए हमने कहा कि भाई एशिया अफ्रीका लेना। नेक्स्ट, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कायद ने भी कह दिया, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट जी, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट, फ्रेंडली रिलेशंस अमंग ऑल स्टेट्स, देखें ये पीस की बात की हमने, ये फ्रेंडली रिलेशंस की बात की, ठीक है जी, नो एग्रेशन की बात की, मतलब वही चीजें सारी, लेकिन आप चूंकि रेफरेंस दे रहे हैं तो इसलिए। नेक्स्ट, सपोर्ट टू रिजॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स फॉर पीस, resolve international disputes for peace। आपने जो पढ़ा है इसमें कोई एक ऐसा मुझे आप एग्रीमेंट या ट्रीटी बता सकते हैं जिसको पाकिस्तान ने सपोर्ट किया हो पीस के लिए? ये एग्रीमेंट या ट्रीटी कौन सा किया? आप हिस्टोरिकली अगर प्रीवियसली जाए तो जब यूएसएसआर पढ़ चुके हैं, विड्रॉ कर रहा था तो उस वक्त जिनेवा अकॉर्ड बेसिकली हमारा तो इतना कंसर्न नहीं था और वो रिफ्यूजीज तो आज भी बैठे हैं, तो बेसिकली हम पीस को सपोर्ट कर रहे थे और अपनी फॉरेन पॉलिसी के कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में ये कर रहे थे। नेक्स्ट बेटा, हमें अक्सर ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि जी क्या पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिव्यू करने की जरूरत है? ठीक है, तो अगर कोई ऐसा एंगल से क्वेश्चन आए तो आप कह सकते हैं जी रिव्यू के लिए हम क्या चीजें देखेंगे?
सेफगार्ड ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, लेकिन हर स्टेट का प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है? नेशनल इंटरेस्ट। तो क्या वो नेशनल इंटरेस्ट हमारे, हम अगर रिव्यू करना चाहें अपने फॉरेन पॉलिसी को, तो हम देखेंगे कि क्या हमारे कौमी मफादात हम हासिल कर रहे हैं, हमें मिल रहे हैं, उसमें हमें वो हमारे ऑब्जेक्टिव सही जा रहे हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, नेशनल सिक्योरिटी, और ये आप उन एजेंडास में भी डाल सकते हैं। ठीक है जी। नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, देन नेशनल इंटेग्रिटी, कौमी सालमियत जिसको आप कहते हैं, ये सिक्योरिटी में ही आ जाती है। ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। हर स्टेट का ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये भी आप किसी भी स्टेट की फॉरेन पॉलिसी में डाल सकते हैं। क्या कोई स्टेट नहीं चाहेगी कि पॉलिटिकली वो सॉवरेन ना हो, उसकी इंटरनेशनल सॉवरेनिटी, एक्सटर्नल सॉवरेनिटी उसको ना मिले? एवरी स्टेट वॉन्ट्स। ठीक है। प्रमोशन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक इंटरेस्ट, नेक्स्ट प्रमोशन द पॉजिटिव इमेज ऑफ द स्टेट। हर स्टेट चाहेगी कि दुनिया में उसका अच्छा इमेज हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो। ये मैं सारी बातें शायद ऑलरेडी भी डिस्कस पिछले किसी एंगल से, लेकिन चलें आपकी क्योंकि एक पूरा क्वेश्चन है जी। इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ, 4 तरह की वैल्यूज की प्रोटेक्शन हम चाहते हैं एज अ स्टेट पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में। नई हेडिंग दे सकते हैं आप, प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, क्योंकि हमारा मुल्क, उसका नाम ही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। फिर इस्लामी आपने लिख लिया तो इस्लामिक, प्रोटेक्शन ऑफ इस्लामिक वैल्यूज वो भी लिख सकते हैं नंबर 2 पे। प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, प्रोटेक्शन ऑफ इस्लामिक वैल्यूज, प्रोटेक्शन ऑफ मॉडर्न वैल्यूज। अब उसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी पुराने इरा में बैठे रहे, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो मॉडर्न डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उनको भी हमने प्रोटेक्ट करना है। एंड द नेक्स्ट इज एज अ प्रोग्रेसिव स्टेट। देखें, अगर स्टेट प्रोग्रेसिव नहीं होगी, स्टेट तरक्की नहीं कर रही होगी, ग्रो नहीं कर रही होगी, ओवरऑल आपका कल्चर, आपकी इकोनॉमी, आपका स्ट्रक्चर, आपका डिफेंस, आपके नेशनल इंटरेस्ट, आपकी फॉरेन पॉलिसी, सारी चीजें अगर ग्रो नहीं कर रही होगी, तो मुल्क ग्रो नहीं कर रहा होगा। तो आपको अपनी स्टेट को प्रोग्रेसिव स्टेट बनाना है। जी जी। नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ पीस सिक्योरिटी आप लिख चुके, फ्रेंडली रिलेशनशिप आप लिख चुके, फ्रेंडली रिलेशनशिप विद, अच्छा जी। उसके बाद आजकल के कॉन्टेक्स्ट में आपकी फॉरेन पॉलिसी का जो टॉप एजेंडा है वो है फ्रेंडली रिलेशनशिप विद अफगानिस्तान। ठीक है। और वो पहले भी इन रिलेशंस को हमें बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता था, बिकॉज के हमारा एक लंबा बॉर्डर जो है वो उनके साथ मिलता है, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जो वहां से हमारे लिए फायदेमंद या नुकसानदेह साबित हो सकते थे। इसके बाद है जी, ये हो चुका। अच्छा हाँ, to resolve all the disputed issues of the state, like all the disputed issues of the state, like Kashmir issue and water disputes etc. वैसे हमारे और भी बहुत सारे जी जी रिव्यू में आप डाल सकते हैं वही पॉइंट्स जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वही आपके प्रिंसिपल्स हैं, वही आप रिव्यू में ले जा सकते हैं। मैं आपको डिफरेंटली इसलिए बता रहा हूँ कि आपके पास मैक्सिमम मटेरियल हो, क्योंकि अगर वो 20 नंबर का क्वेश्चन दे देता है तो आप डिफरेंट एंगल से आप जी बिल्कुल लिख सकते हैं। कायदे ने कह दिया था मुस्लिम यूनिटी सपोर्ट को। इसके बाद जो है एक है जी फ्रेंडली रिलेशनशिप विद नेबरर स्टेट्स, नेबरर एंड रीजनल स्टेट्स। फ्रेंडली रिलेशनशिप देखें, हमारा मोटो कायदे ने कहा, आर्टिकल 40 कह रहा है, जनरल भी यही है कि हम तो पूरी दुनिया से अच्छे रिलेशन रखेंगे, लेकिन जो आपके नेबरर्स हैं, हमसाए हैं,
और जो रीजनल आपके प्लेयर्स हैं उनके साथ तो आपको अच्छे रिलेशंस रखने ही हैं, क्योंकि वो आपके रीजन में हैं, वो आपके लिए अच्छा बुरा साबित हो सकते हैं, आप किसी न किसी तरह से उन पे और वो आप पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट, टू फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो जब आप देखें, आप अगर यूएन के चार्टर को फॉलो नहीं कर रहे हैं या आप कोई और इंटरनेशनल एक्टिविटीज को वायलेट कर रहे हैं, तो आप एक इंटरनेशनल, देखें आप ग्लोबलाइजेशन हुई है, आप इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा हैं। अगर आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ नहीं चलेंगे, उनकी एक्टिविटीज को और उनके जो एजेंडा है उसको ओन नहीं करेंगे, तो आप आइसोलेशन का शिकार हो जाएंगे। एंड इट्स एग्जांपल इज नॉर्थ कोरिया। सो वी हैव टू बी विद द स्टेट्स इंटरनेशनली। जी, to fulfill the responsibility as responsibility as a member of international community. अच्छा, अब ये सारी बातें भी अच्छी अच्छी, लेकिन एक और भी हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है, टू रिस्पॉन्ड ऑन थ्रेट्स। अगर आपकी स्टेट को कुछ थ्रेट देता है तो आपने उसको रिस्पॉन्ड करना है, नहीं करेंगे तो आपकी सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी दैट विल बी चैलेंज। तो आपने उसे रिस्पॉन्स करना है, आपने उसको ऊपर रिस्पॉन्ड करना है। अच्छा जी, बालों का ऐसा भी होता है, ये अब सारी आई होप कि आप अंडरस्टैंड करें चीजों को, याद रहे हैं? अच्छा। अब बेटा एक बड़ा जो इंसिडेंट हुआ हिस्टोरिकली, तो बालों का एक पॉसिबिलिटी होती है आपके पॉलिटिकल साइंस के एस्पेक्ट से भी फॉरेन पॉलिसी को बहुत फोकस किया गया, और स्पेशली पाकिस्तान अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में फॉरेन पॉलिसी को भी, ठीक है। तो बेसिकली जो 9/11 का इंसिडेंट है ना, ठीक है, इसमें पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो थी उसका क्या रिस्पॉन्स था, इसके ऊपर डिबेट आ सकती है, क्योंकि बड़ा इंसिडेंट हुआ था, दुनिया की डायमेंशंस बदली थी इसके बाद, और पाकिस्तान इसमें बड़ा इफेक्ट हुआ था डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सपोर्ट करके भी हम इफेक्ट हुए और ना करते तो भी हमें इफेक्ट होना था। तो आपको पता है कि उस वक्त गवर्नमेंट किसकी थी? जनरल परवेज मुशर्रफ इरा था वो, और हम यूएसए के लाए थे कि नहीं? ठीक। इसको बेटा हिस्टोरिकली कहते हैं थंडरबोल्ट। ये हमारे लिए थंडरबोल्ट, बोल्ट फ्रॉम ब्लू, द इडियम पढ़ा हुआ आपने, बोल्ट फ्रॉम ब्लू, ये इडियम है। आप इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, कंपोजिशन इसमें इडियम मेरे ख्याल है। एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश नहीं लिया अभी तक आपने? नहीं तो बुक एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश नहीं लिया आपने? क्या कर रहे हो? अच्छा जी, बोल्ट फ्रॉम ब्लू, बोल्ट फ्रॉम ब्लू का मतलब होता है आसमान से गोली, ठीक है, यानी नागहानी को आप ता पड़े, सोचा भी ना हो आपने, प्लान भी ना हो, ये बोल्ट फ्रॉम ब्लू थी हमारे लिए, ठीक है। ये थंडरबोल्ट थी, बिकॉज के हम तो ये लेकर हम तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि इस तरह से जाएगा, कितना वर्ल्ड वाइड कहां से आ जाएगा, हमारा उनके साथ बॉर्डर मिलता है, हमारे लिए दो ही ऑप्शंस थी, हमें कहा जा रहा था कि जी या तो आप एंटी टेररिस्ट स्टेट्स के साथ आ गए या फिर आप टेररिस्ट स्टेट्स के साथ आ गए, दो ही बातें थी। तो आप और मीनवाइल इंडियन पार्लियामेंट के अटैक्स का होना, इंडिया की सारी ब्लेम गेम आप पे पड़ी, तो वर्ल्ड वाइड और इस्लामोफोबिया और ये सारा कुछ चलाया गया, तो इसलिए आप बड़े क्रिटिकल पोजीशन में थे। तो उस वक्त पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में आपने क्या किया, आप एंटी टेररिस्ट स्टेट्स के गए, उसमें गोल में यूएसए के लाए बने
बने कि नहीं बने? डर क्यों गए हैं? इसमें पाकिस्तान के कितने लॉसेस हुए वॉर अगेंस्ट टेरर? आप एक टेक्निकली टर्म देते हैं इसको, हम गए थे बेसिकली वॉर अगेंस्ट टेरर। ये बेसिकली एजेंडा था यूएसए का, और इस एजेंडे में हम उनके साथ गए थे। वो कहते थे कि भाई आप वॉर अगेंस्ट टेरर के लिए हमारे साथ है या नहीं है, ठीक है? तो हमने कहा जी ठीक है, वॉर अगेंस्ट टेरर। तो बेसिकली टेरर लिंक टू टेररिज्म, दैट लिंक टू एक्सट्रीमिज्म, दैट वाज लिंक टू इस्लाम हो गया। वो एक पूरी, तो हम उसके अगेंस्ट गए, हमने उनका साथ दिया। तो इससे अप्रोक्सीमेटली 55,000 डेथ्स, यानी उस दौरान, वैसे तो वो वॉर अब खत्म हुई है, लेकिन स्पेशली ये एक कैलकुलेशन थी 55,000 जब सुसाइड बॉम्बिंग पाकिस्तान में शुरू हो गई थी, ठीक है? तो हमने ये फैक्ट की, और हमारा कोई मोर देन अप्रोक्सीमेटली $100 बिलियन ये इकोनॉमिक लॉस हुआ था पाकिस्तान में। ये चलता रहा है, लेकिन स्टार्ट में $100 चले बिलियन। थोड़े मिले थे ना। आपको पता है कि बाहर की मून, ये यूनाइटेड स्टेट्स के फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी हैं, और ये जो है मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, 300 के 2001 से ऑनवर्ड जो है ये रहे, और ये 2 टर्म के लिए थे, 5 इयर्स की 2 टर्म इन्होंने रही की हैं। तो इन्होंने जनरल सेक्रेटरी बान की मून, हु वाज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन एट दैट टाइम 9/11 के बाद, तो उन्होंने ऑन रैकेट पाकिस्तान की सैक्रिफाइसेस जो हैं फॉर वॉर ऑन टेरर वो एक्नॉलेज की थी। तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक रिस्पॉन्सिबल जो बंदा है, वो पाकिस्तान की सैक्रिफाइसेस को उन्होंने एक्नॉलेज किया था एट दैट टाइम। ये अदर रेफरेंस आप कोट कर सकते हैं जी। वो तो आर्टिकल था 8,000 डेथ्स और 150 बिलियन। ये वाला यस 150 बिलियन के मिलियन बिलियन। हाँ, तो आप मोर देन कह सकते हैं सर। वो 8,000 वो ऊपर वाला ही है सर। 55 का काम कर रही था 8,000 ओनली। आप 80,000 80 कह रहे हैं ना, तो आप कह सकते हैं, आप इसको एक तो अप्रोक्सीमेटली जरूर लिखिएगा, और दूसरा ये है कि चले आप कर लें 55 to 80,000 इस तरह से करके। ये जनरल फिगर्स होती हैं बेसिकली, ये कोई हाँ ये जनरल प्रेडिक्शंस होती हैं आपको डिफरेंट, लेकिन एक आइडिया होता है। अच्छा जी, ये सब कुछ हमने अफोर्ड किया, मोर देन 100 बिलियन, यानी 100 बिलियन का मतलब 1 ट्रिलियन US डॉलर का लॉस, 80,000 या 60,000 जाने, ये सब कुछ करके तो पीस कंट्रीब्यूटिंग जो स्टेट्स हैं उसमें पाकिस्तान का नाम कितने नंबर पे आया जी, बता दें। 100 नंबर पे आ गया पीस कंट्रीब्यूशन। अच्छा जी, ये आप कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स कोट कर सकते हैं हिस्टोरिकली पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी उस टाइम क्या थी, और ये कुछ चीजें आपको आइडिया होना चाहिए एज अ स्टूडेंट ऑफ। अच्छा, इस दफा मैं देख रहा हूं कि चूंकि यूएस के विड्रॉल के बाद हमेशा जब भी वो लेते हैं किसी भी इवेंट को, तो चूंकि ये अब एंड हुआ है, तो डेफिनेटली एक तो कंफर्म बात है कि यूएस अफगान वार का कोई ना कोई एंगल आपके, मैं तो कहता हूं कि शायद ऐसे में भी और बाकी पेपर्स में डेफिनेटली वो छेड़ेगा, इससे इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है वर्ल्ड वाइड। और दूसरा ये कि जब भी आप किसी इवेंट के एंड को देखते हैं तो आप उसको ओरिजिनेट जहां से हुआ था वो जरूर देखते हैं। तो इसलिए 9/11
कि जो ओरिजिनेटेड फिगर्स हैं और सिनेरियो है और वो सारी चीजें हैं उसको आप जरूर डीपली देखें, ठीक है। इन डेप्थ आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए, कैलकुलेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा जी, पीस प्रोसेस के लिए हमने बहुत काम किया है। तो अफगानिस्तान के लिए पीस प्रोसेस में हमने जो अकॉर्ड किए हैं उसमें आप मेंशन कर सकते हैं जिनेवा अकॉर्ड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, जिनेवा अकॉर्ड। इसके बाद एक पेशावर अकॉर्ड भी हुआ था, पेशावर अकॉर्ड, फिर एक इस्लामाबाद अकॉर्ड था, एंड मरी टॉक्स, मरी टॉक्स, ठीक है, ये सारी की सारी। और फिर हमने कोशिश की पीसफुल सेटलमेंट ऑफ अरब इजराइल इश्यूज पे, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ ईरान इराक और यमन के जो डिस्प्यूट्स थे उनके लिए, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ अरब इजराइल और इराक ईरान यमन इनके लिए। अच्छा जी, अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस को लेकर के यूएसएसआर का इरादा जो था अफगानिस्तान के साथ और यूएसए का जो था, और इसमें ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। सर एक और चीज कि अब रशिया के साथ हमारे दोबारा से जो है डेफिनेटली सेंट्रल एशिया ये सारा एक्ट्स, तो हमने आगे तक इसको टारगेट करना है। वी आर हियर एंड वी वांट के हम जो है वो किसी न किसी एंगल से ये देखें अफगानिस्तान से, ये तब भी हमारा ये कॉटन ट्रक्स का और ये सारे मामला। दूसरा ये देखें, ये अगर पाकिस्तान है, ये चाइना, और ये चाइना का सारा बॉर्डर है जो मंगोलिया के साथ लग के फॉरेन सेंट्रल एशिया, तो इसलिए हम तो चाहेंगे वो हमारे स्ट्रॉन्ग अलायंस। सर यूएसए के साथ हमारी रिलेशन अच्छी नहीं जा रही, ये भी एक वजह है कि रशिया के साथ अच्छी नहीं बना रहे। एग्जैक्टली, अब जब ब्लॉक चेंज करते हैं, आपने रिसेंट डेवलपमेंट्स में देखा होगा कि जो है नरेंद्र मोदी nowadays he is in United States of America, और आप वो देखें कि ये स्टिल बाइडेन से, बल्कि बाइडेन की और क्या आपने शायद वो टॉक्स भी सुनी हो जिसमें उन्होंने कहा कि मैं भी इंडिया से हूँ, मेरे बड़े उधर से थे, बड़ी अब ये बातें बिलावजा नहीं हो रही होती। ऐसा नहीं होता कि सारा वर्ल्ड मीडिया वहां पहुंचा हुआ है, वो कोई भी बात कर रहे हैं तो सारे, ऐसा नहीं होता। ये चीजें खुद फ्लैश की जाती है, ये आपकी डिप्लोमेसी का और जो है फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा होती है, जो दुनिया को जेस्चर देखा होता है। जैसे आपने देखा कि हमारे जो चीफ थे जो विद अ कप ऑफ टी वाज देयर, तो पॉसिबल है वहां, तो वैसे क्या बंदा वहां से ढूंढना मुमकिन नहीं है, तो चीफ है, तो दैट वाज ये स्ट्रेटजी जो ये इंपैक्ट्स आते हैं इसके वर्ल्ड वाइड। अच्छा जी, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो कितनी तरीके के हिसाब से हमारी जंगें हो चुकी हैं अब तक? 4 टोटल, 3 डायरेक्ट वॉर्स या टोटल वॉर्स एंड 1 इज लिमिटेड वॉर, दैट वाज कारगिल वॉर। फिर कश्मीर इशू, ठीक है, और वो कौन सा ये तो उसको क्या कहते हैं, नहीं, इसका नाम है, स्ट्राइक्स तो होती हैं,
स्ट्राइक्स तो एयर भी हो सकती है, लैंड स्ट्राइक्स भी हो सकती है, इसकी टर्म है बकायदा। मेरे मिले तो नहीं आ रही, चले मैं आपको देख के बताऊँ, इसकी टर्म है बकायदा। अच्छा जी, पाकिस्तान के चाइना के साथ रिलेशंस में बहुत सारी हमारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जनरल, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज आप मेंशन कर सकते हैं दैट इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है फॉरेन पॉलिसी। क्या सीपैक का था इंशाल्लाह, अभी मुझे एग्जैक्टली आइडिया, लेकिन मैं आपको सीपैक के ऊपर इंशाल्लाह कोशिश करते हैं मैं आज देता हूँ। अब इसी तरह से आप ईरान के साथ अपने रिलेशंस देख सकते हैं, आपने ECO में देखा और RCD में देखा, ठीक है, नेबरर स्टेट है और सो ऑन। और आजकल हमारे ईरान पाकिस्तान पाइप गैस लाइन एक प्रोजेक्ट बहुत बड़ा लॉन्च किया गया था और बहुत सारे, तो आजकल शायद हम उस साइड पे भी ज्यादा हो गए। इसी तरह से जो मिडल ईस्ट है या गल्फ कंट्रीज हैं या पर्शियन गल्फ जो है, अगर उसमें हम देखें तो ऑलमोस्ट सारी स्टेट से हम रिलेशंस डेवलप कर रहे हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ हमारे रिलेशंस की एक हिस्ट्री है, ठीक है जी। एज आई टोल्ड अर्लियर कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे 1950s में वो गए थे USA और वहाँ उन्होंने स्पीचेस भी की और वो सारा तो एक वर्ल्ड वाइड एक जेस्चर था। while already we our state had been invited by Russia at that time, लेकिन हमने जो है उधर जाना फोकस किया था, बाद में फिर उनके साथ हमारी सारी जी हाँ ले सकते हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इफेक्ट किन चीजों से हो रही है? क्या चीजें हैं जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का जो स्टांस है, पॉजिटिव स्टांस या नैरेटिव है, उसको इफेक्ट कर रही हैं, उसके लिए हार्मफुल साबित हो रही हैं? उसमें पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी या पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकली हम स्टेबल नहीं है। आप देखते हैं कि सिविल मिलिट्री या इवन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज भी वो स्टेबिलिटी और रिलेशन वो ट्रस्ट लेवल नहीं है। तो डेफिनेटली जब आप घर से देखिए, कोई भी मुल्क जो है जो आपको देख रहा होता है तो वो आपको घर से देख रहा होता है। तो चूंकि यहाँ से हम यूनाइटेड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कि वो किसी के साथ भी पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा इतना नैरेटिव, इतना डायमेंशन इतनी चेंज होती है कि स्टेट्स आपसे रिलेशंस और प्रोजेक्ट्स डेवलप करने से पहले सोचती हैं कि भाई अगर हम इसके साथ चलेंगे तो ये कितने साल चलेगा और उसके बाद जो आएंगे तो क्या वो हमारे प्रोजेक्ट्स को चलाएंगे या नहीं चलेंगे। तो कुछ तो आपकी मजबूरी बन जाते हैं और कुछ आप नहीं भी चलाते। जैसे जरदारी साहब ने इराक के साथ गैस पाइपलाइन एक बड़ा मंसूबा साइन किया था, कहाँ है वो? नेक्स्ट उसको नहीं किया गया। सीपैक जो है इसके ऊपर पॉलिटिक्स होती रही। तो मीन्स टू से कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, तो आपकी जो पॉलिटिकली स्टेबिलिटी है विद इन स्टेट वो बड़ा इफेक्ट कर रही होती है किसको? आपके फॉरेन पॉलिसी को। नेक्स्ट जो है वो आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जी आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, सम एक्सटेंट स्टेबल तो नहीं है आप, सम एक्सटेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ जी। नेक्स्ट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, क्योंकि इकोनॉमिकली हम इतने स्ट्रांग नहीं है, तो इसलिए वर्ल्ड वाइड हम जो भी फॉरेन पॉलिसी में अपना स्टांस देते हैं तो वो उसके नैरेटिव में भारत उसकी एक इफेक्टिवनेस जो है वो आती है। नेक्स्ट जो है गुड गवर्नेंस विद इन स्टेट, गुड गवर्नेंस। नेक्स्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट, हमारे इदारे क्या प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं, क्या डेवलपमेंट उस तरह से आ रही हैं, ये लूट मार है, ठीक है। इसके बाद इंप्रूवमेंट इन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन,
एलिमिनेशन या आप कह सकते हैं रेडिकेशन ऑफ करप्शन, नैरेटिव अगेंस्ट टेररिज्म। ये इंटरनेशनली मीन्स हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इन फैक्टर्स की वजह से इफेक्ट होती है। ये किसी भी मुल्क को आप ले लें, यानी वो रूल्स हैं जो आप किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी इसके नेगेटिव इफेक्ट्स आ सकते हैं। सर आपके पहले हमने डिस्कस किए हैं पॉइंट्स, और उसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है तो सर इंटरनेशनली जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए उनके खिलाफ है। सर ये फैक्ट तो फिर सर नेशनली तो ना हो, इंटरनेशनली होगा नहीं फैक्टर। एग्जैक्टली, मैंने कहा कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में तो मैंने स्पेसिफिकली कुछ चीजें बताई हैं, ठीक है, जैसे कायद या आर्टिकल 40, लेकिन उसमें भी वही चीजें हैं जो इंटरनेशनली एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो बेसिकली इंटरनेशनली फॉरेन पॉलिसी इज द सेम। अच्छा जी, फिर इसके बाद जो है एक्शन अगेंस्ट सेक्टेरियनिज्म, मिलिटेंट ग्रुप्स, कोल्ड वार का फिफ्थ वार जी टेररिज्म जी, इस्लामोफोबिया सर नेशनल एग्रेशन अगेंस्ट पाकिस्तान। अक्टूबर और नवंबर 2001 में, ये वैसे आप पॉइंट अच्छा है तो हम नोट कर लें, अक्टूबर और नवंबर 2001 में यूएसए ने 3 इकोनॉमिक सैंक्शंस जो थी वो हमसे उठाई थी, इकोनॉमिक सैंक्शंस 3 पाकिस्तान से। 2002 और 3 में, 2002 और 2003 में 600 मिलियन यूएस डॉलर का बिल लेकर आया, 600 मिलियन, जिसको आप 6 बिलियन भी कह सकते हैं यूएस डॉलर का, 6 बिलियन। और इस तरह के कुछ बिल्स और भी आए थे, तो लॉस कितना हो गया, मोर देन 100 बिलियन। फिर जून 2003 में परवेज मुशर्रफ ने विजिट किया था यूएसए को। 2004 और 5 में, 4 और 5 के इकोनॉमिक ईयर में 3 बिलियन यूएस डॉलर के में और इमदाद आई। अब ये देखें, 6 बिलियन एंड 3 बिलियन, टोटल कितने बिलियन हो गए, 9 बिलियन यूएस डॉलर या 900 मिलियन। वो प्रीवियसली हमारे नेशनल जो थे ईरान और बाकी सारे ये जो मैं कह रहा था बेटा, इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक जो हुआ था, तो एग्जैक्टली ये अटैक होता है दिसंबर 2001 में। वो वाकया कब आया था, सितंबर 2001 में। देख रहे हैं, 3 माह बाद इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक हो गया बहुत बड़ा, ठीक। तो वो वहां से बाद स्टेटमेंट्स आएंगे जी हम साया हो, तो मीन्स से कि आपके अगेंस्ट एक प्रेशर बिल्ड हो रहा था, दैट्स व्हाई आपको वॉर एंड टेरर के अगेंस्ट जाना था। जी इकोनॉमिक एजेंडा में। अच्छा जी, पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ को जनवरी 1972 में लेफ्ट किया था, जनवरी 1972 को, और
सितंबर 1989 को रीजॉइन किया। 1989 को पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ को जनवरी 1972 को छोड़ दिया था और 9 सितंबर 1989 में रीजॉइन किया। तो जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, धड़े को ज्वाइन करते हैं या छोड़ते हैं तो आपकी फॉरेन पॉलिसी का वो हिस्सा होता है। इसी तरह से जो है नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ वियतनाम और ईस्ट जर्मनी, वेस्ट तो चली गई थी ना, ईस्ट जर्मनी, नॉर्थ कोरिया और नॉर्थ वियतनाम को हमने रिकॉग्नाइज किया है नवंबर 1972 को। नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ वियतनाम और ईस्ट जर्मनी को रिकॉग्नाइज किया पाकिस्तान ने नवंबर 1972 1972 में नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ वियतनाम और ईस्ट जर्मनी। बेटा 5वीं दफा मैं रिवाइज कर रहा हूँ। फिर 1979 से 1988 के दौरान 3 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज को हमने अफोर्ड किया। 3 मिलियन 30 लाख 30 से 35 लाख खानदान कहा जाता है। टू 1989 सॉरी 1981 टू 1987 के दौरान यूएस ने 6 इयर्स के लिए पाकिस्तान को 3.2 बिलियन यूएस डॉलर दिया था एज अ सपोर्ट और एड। 2 बिलियन। और F-16 का आपने बड़ा नाम सुना होगा, F-16। तो F-16 के 40 तैयारे जो हैं वो 1.2 बिलियन के बस हमें मिले थे। 1.2 बिलियन डॉलर। इसी ग्राफ में 1981 से 1989 बेटा फॉरेन पॉलिसी को एक ओवरव्यू हमने लिया है। सीएसएस 2017 में क्वेश्चन नंबर 8 था। सीएसएस 2017 क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट, फॉरेन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस इन पाकिस्तान। 2019 में क्वेश्चन नंबर 8 था बेटा, राइट डाउन द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। मेजर डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स मीन इंडिकेटर्स, ठीक है। मेजर तो उसमें इकोनॉमी आएगी, उसमें डिफेंस आएगा, उसमें नेशनल इंटरेस्ट आएंगे, सॉवरेनिटी आएगी, ठीक है जी, आपके स्ट्रक्चर आएगा, ये सारा कुछ। और सीएसएस 2021 में क्वेश्चन नंबर 7 सेम यही क्वेश्चन रिपीट किया उन्होंने, सेम जी, मेजर डिटर्मिनेंट्स।
बाकी बेटा आप एक काम कीजिएगा, जरा लिख लें। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की वेबसाइट मौजूद है, उसको जरूर आपने रिव्यू करना है, ठीक है। उसमें सारी चीजें, वहां पे सारे एजेंडास, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, हिस्ट्री, एवरीथिंग इज मेंशन्ड देयर। तो वो चीजें आप जरूर उसमें देखिएगा, सेम ही होगी, ऑलमोस्ट मिलती जुलती। सिंपल लिखेंगे फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जी बेटा, आपके सिलेबस में शामिल है पाकिस्तान 1947 में बना। हमारा जो पहला आइन था वो 1956 में आया, ठीक है जी, जो 1958 में जिसको तोड़ दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो 1947 से 1956 यानी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन आने तक ये तकरीबन 9 साल का अरसा था। तो 9 साल तक हमारा अपना कोई कानून, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था पाकिस्तान में। ये आपके सिलेबस का हिस्सा है कि 1947 से 56 तक कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करने के लिए क्या डेवलपमेंट्स होती रही, ठीक है जी, किस तरह से एफर्ट्स होती रही। तो ये बेटा इस क्वेश्चन को अब हम सिलेबस में कवर करने की कोशिश करते हैं। ब्रेक तो हम ले ही नहीं रहे आज, है टाइम निशा का वो नहीं है, 8 बजे। तो 8 बजे निशा का टाइम तो सुबह फजर बाद होना है। सर 5 के मिनट की जगह सर वो पानी शानी पी लेगा, कोई भी नींद नहीं बैठे रहते हैं और टाइम जाया करते हैं। सब सारे चले जाना तो बाहर शॉर्ट जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जाओ जिसमें जाओ। 5 मिनट है, पहला मिनट शुरू हो गया। ठीक है बेटा, बाकी कुछ चीजें अब हम पढ़ लेते हैं 5-7 मिनट। अच्छा वैसे चले उनके आते हुए भी आप पढ़ लेंगे, बैठे तो है ही हैं, ब्रेक में भी आप पढ़ लेते हैं। क्या हमने फिर वो इंडिपेंडेंस एक्ट को फॉलो किया है, और इंडिपेंडेंस एक्ट जो था वो बेसिकली डिपेंडेंट था जो इंडियन 1935 का एक्ट है उसमें, तो वही इंडियन एक्ट ही हमने फिर चलाया, हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं। सिलेबस क्या कर रहे हैं? अभी हमने फॉरेन पॉलिसी पढ़ी है, पास पेपर में पिछले मैं तो पहले पिछले 5-6 साल के क्वेश्चन देखता हूँ और फिर मैं फाइनल आता हूँ इसमें मैंने क्या पढ़ा। आई थिंक सो बाकी टीचरों को भी ऐसे करना चाहिए।
डेफिनेटली पिछले जो 5 से 6 साल होते हैं वो बेसिकली एक आपको रिव्यू या आइडिया दे रहे होते हैं कि चल क्या रहा है, वो बड़ा हेल्पफुल होता है। पॉपुलिज्म देखने को बता दीजिए। नेक्स्ट कर देना। क्या मैं तो अपनी बुक्स हैं लाइब्रेरी कंसल्ट करता हूँ, पीएचडी की सारी स्टडी को यूज करता हूँ। वही ना मैम दैट पर रिक्वायरमेंट इवन हिस्ट्री की जो है उसको आप लिंक तो करना पड़ता है ना टेम्परेरीली। पानी मुझे भी देना होगा। आज आपकी दो लेक्चर थे, आज आप लोग सर दे रही हैं। अब क्या फायदा, टाइम देखे ना पड़ेगी घुमाएंगे काम चीजें तैयार हो जाते हैं वो उनकी थोड़ी अच्छी क्वालिटी होती है, वो तो जाना पड़ेगा एटलीस्ट सिविल लाइंस एरिया में जाना, वीजा में जाना पड़ेगा। वैसा बात में वीजा सिर्फ वीजा रखा है। सारी आप में हम चौथे रिस्पेक्ट करते हैं काम के तमने दौर इंडो पाक हिस्ट्री पढ़ी है। अब इंडो पाक हिस्ट्री वो जिस तरह से आजकल पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया है, इंडो पाक हिस्ट्री लोग पढ़ लेते थे, उससे पाकिस्तान फेस करते थे, मतलब क्या क्यों इंडो पाक हिस्ट्री बैठ गई। मैंने एक्सेप्टेड जो कंपनी वो साथी कंपनी में और पंजाबी फेवरेट की वीडियो चेंज कर देती है थोड़ा मोटा और सर मैथ फॉर्म 100 मार्क्स वो भी थोड़ा सा लिमिटेड सब्जेक्ट था। ये जो ऐसे है ये बड़ा सर ना कोई चाय ना कोई कोल्ड ड्रिंक, हमारी ब्रेक चल रही है। क्या खाना पीना है? मुझे तो पता ही नहीं, फिर चल रही घर में आया देखने पूरे 10 मिनट